अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन कराम, रेहाम ख़ान को तो आप जानते होंगे, जिनका छोटा सा एक तारुफ़ है और वो ये है कि वो इमरान ख़ान साहब की अहलिया रही थी। इसके अलावा उनका कोई भी तारुफ़ नहीं है, ना ही पाकिस्तान में ना ही बैरून ममालिक में। जितना भी उन्होंने नाम कैश किया वो इमरान ख़ान साहब का कैश किया और उनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो ये आया है कि रेहाम ख़ान ने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी है, उनको जुर्माना भी हुआ है और ये माफ़ी एक बड़ी ही अहमियत की हामिल है इस तनाजुर में कि पाकिस्तान में मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बन रही है उस हवाले से कितना ये एक अहम फ़ैसला पाकिस्तान के लिए हो सकता है, इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले आप थोड़ा सा मज़ा ले लें कि रेहाम ख़ान ने क्यों माफ़ी मांगी जुल्फ़ी बुखारी से। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये केस लंदन में लड़ा था और बड़े अरसे तक ये उनके केस के पीछे लगे रह गए बाकायदा तौर पर, और उन्होंने एक अहम तरीन वकील हायर किया, अपना वक्त भी वहाँ पर दिया। इसके साथ साथ उनके वकील ने ये जंग जीती है। लेकिन ये बड़ा ही अहम फ़ैसला पाकिस्तान की अदालतों के लिए भी अहम है कि जहाँ पर हत्या की इज़्ज़त के दावे को बेकार समझा जाता है और उसके फ़ैसले ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेहाम ख़ान ने किया क्या था। रेहाम ख़ान ने जुल्फ़ी बुखारी पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे। सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया था वो ये लगाया था कि रोज़ वेल्ट होटल जो है, जो PIA की मलकियत है न्यूयॉर्क में, ये बड़ा ही अहम तरीन होटल है और बड़ी ही एक अहम जगह पर वाक़या है, उसे बेचने का या उसे बेचने के लिए अपने असर रसूख इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि जुल्फ़ी बुखारी साहब इसमें शामिल हैं और ये होटल वो हासिल करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, यूँ समझ लें, और उनका एक करप्ट प्लान है। लेकिन रेहाम ख़ान ने ये जब इल्ज़ाम लगाया था तो ये भूल गई थी कि उनके पास ऐसा कोई मवाद नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि वो इसको साबित कर सकें कि रोज़वेल्ट होटल जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब अपने नाम करना चाहते हैं या उसे हथियाना चाहते हैं। ये तो एक इल्ज़ाम था जिसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी, कहा कि मैं इस पर शर्मिंदा भी हूँ और माफ़ी भी मांगती हूँ, ऐसा कोई भी मंसूबा जुल्फ़ी बुखारी का नहीं था। इसके अलावा उन्होंने 2-3 ट्वीट्स थी वो भी रीट्वीट्स की थी और इसके अलावा उन्होंने यूट्यूब पर कोरोना वबा के दौरान जुल्फ़ी बुखारी पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने यहाँ से पैसे बनाए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि कोरोना वबा के दौरान कोरोना के हवाले से जुल्फ़ी बुखारी का 1% भी जो रोल था वो इसमें शामिल नहीं था। अब मैं आपको मज़े के लिए, ताकि आप इसको थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, क्योंकि जो उन्होंने तहरीर लिखी है वो बड़ी ही ज़बरदस्त है माफ़ी मांगने के हवाले से। 3 दिन तक उनके ट्विटर अकाउंट पर ये पिन रहेगा जो उन्होंने माफ़ीनामा मांगा है। उन्होंने फेसबुक पर और अपने यूट्यूब चैनल पर बाकायदा तौर पर आकर माफ़ी मांगी है। और ये अदालतों ने फ़ैसला जब दिया है तो इसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की जो सहाफ़त है, अगर पाकिस्तान की सहाफ़त में इस तरह के फ़ैसले आएँ, यानी कि 1,17,50,000 पाउंड है, 1,17,00,000 या इससे कम या ज़्यादा बन सकती है रकम, वो उन्होंने पे करने हैं और बाकी जो कानूनी अखराजात हैं वो भी पे करने हैं। अब यहाँ पे आहो बका मचाई जाती थी कि 1 करोड़ सहाफ़ी कौन सा देगा, किसकी हिम्मत है, किसके पल्ले पड़ेगा, जो जिसके ऊपर एक दफ़ा जुर्माना हुआ वो तो फिर सहाफ़त ख़त्म कर देगा, उसकी सहाफ़त नहीं होगी। आप देखें कि पाकिस्तान में किस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बग़ैर किसी सबूतों के, बग़ैर किसी आप कोई एविडेंस आपके पास होता है, आप चढ़ दौड़ते हैं हुकूमतों पर, आप चढ़ दौड़ते हैं शख्सियात पर, और ऐसे लोगों पर भी चढ़ दौड़ते हैं जिनका सियासत से लेना देना नहीं होता, लेकिन बाद में आप माफ़ी भी नहीं मांगते। बल्कि आप देखें कि इमरान ख़ान साहब के एक हवाले से ख़बर चली कि उन्होंने घड़ी बेच दी है और उसके ऊपर बहुत से लोगों ने व्लॉग्स किए, कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान ख़ान साहब की अहलिया पर इल्ज़ामात लगाए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं अगर एक लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाऊं तो यकीन करें ये इतनी तवील हो जाएगी कि इतने एलिगेशंस लगाए गए हैं कि जिसको वीडियो में बनाना मुश्किल हो जाएगा। इन 3 सालों में 4 सालों में जो हुकूमत पर लगाए जाते रहे, उसके बाद किसी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, जो भी सोशल मीडिया पर होता वो दिखा दिया था। अब इसमें एक बड़ा ही अहम तरीन नुक्ता है, वो ये है कि ये सारे इल्ज़ामात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगाए गए हैं। ये कोई आम पाकिस्तान के मीडिया या बरतानिया के मीडिया के ऊपर बैठ कर नहीं लगाए गए, ये सोशल मीडिया के ऊपर लगा गए हैं, जिसको ये समझते हैं कि इमरान खान साहब तो अब सोशल मीडिया के पीछे पड़ गए हैं लठ लेके, उसको रेगुलेट करना चाहते हैं। तो ये अदालतों ने जो फैसला दिया है ये एक पाकिस्तान की अदालतों के लिए भी एक सबक है कि देखें कि अगर आप फ़ौरन
फैसला दे देंगे, इंसाफ फराहम कर देंगे, तो किसी की जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह की सहाफ़त करे। ये 2-3 फैसले आने की देर है, इन सब की सहाफ़त जो है वो बीच चौराहे में जाके वो नंगी हो जाएगी और ये किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकें। अब आप थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए ये सुन लें कि रेहाम खान ने क्या कहा। अब उन्होंने डेट्स भी बाकायदा मेंशन की हैं कि 6 दिसंबर 2019 को अपने ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियो शाये की, जिस पे मैंने सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, आमतौर पर जुल्फ़ी बुखारी हैं के नाम से जाने जाते हैं, वो एक करप्ट प्लान के तहत न्यूयॉर्क में वाक़ रोज़ वैलेट होटल को कम कीमत पर फ़रोख्त या हासिल करना चाहते थे। ये इल्ज़ाम झूठे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से रीट्वीट की थी कि पैसों के एवज़ धोखाधड़ी और अकरबा परवरी के मुर्तकब होते हुए रोज़ वैलेट जैसा एक कीमती मुल्की असासा बेचने की कोशिश कर रही हैं। ये भी इल्ज़ाम गलत हैं। 15 मार्च 2020 को मैंने सैयद तौकीर बुखारी का रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जुल्फ़ी बुखारी ने टेलीविज़न पर झूठ बोला और लोगों को जाली दस्तावेज़ात दिखाएं। जुल्फ़ी बुखारी ने गैर कानूनी तरीके से धोखाधड़ी से पैसा कमाया और गैर कानूनी तरीके से लॉन्ड्र किया, लेकिन ये भी इल्ज़ाम गलत हैं। उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्र नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने पैसा कमाया है वो अपनी मेहनत से कमाया है और वो ना ही किसी गैर कानूनी ज़रिए से उन्होंने कमाया है। ये उनके अल्फाज हैं। अब वो कहती हैं 17 मार्च 2019 को इनामुल्लाह खटक की एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जुल्फ़ी बुखारी ने सहाफ़ियों को बाज़ाब्ता नोटिस भेजे थे जिन्होंने इनको कोरोना वबा के हवाले से इंतज़ामात को तनकीद का निशाना बनाया था और ये आज़ादी सहाफ़त पर रियासती हमले के मुतादिफ है, जिसके लिए वो ज़िम्मेदार हैं। ये इल्ज़ाम भी गलत हैं, झूठे हैं, जैसा कि कोरोना वायरस के हवाले से इंतज़ामात में जुल्फ़ी बुखारी का कोई किरदार नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने पाकिस्तानियों के हवाले से भी कहा कि लाखों ज़िंदगियाँ पाकिस्तानियों की ख़तरे में डाल दी हैं। मैंने ये ट्वीट की थी, लेकिन उसमें भी इनका कोई किरदार नहीं है। इन तमाम चीज़ों को की शाद पर जुल्फ़ी बुखारी को कोई तकलीफ़, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगती हूँ और गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। मैंने हद तक इज़्ज़त और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये है बरतानिया, ये बरतानिया की अदालतें हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया और इनके मुंह पर कालक मल दी गई। अब आप देखें कि 2 दिनों से नजम सेठी साहब ने रात बयान दिया कि इमरान खान साहब ने क्या करना है, इंटरव्यूज़ करने हैं। किन के इंटरव्यूज़ करने हैं? DGI के, उनको बुलाना है, उनसे पूछना क्या है, ये तो आप बताएं जी क्या पूछना है। फाइलें रख देंगे, कहेंगे आप मेरे लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवालात करेंगे इमरान खान साहब। मुझे बताएं कि एक तो ये मामला हुआ ही नहीं है, इंटरव्यूज़ होने हैं नहीं होने हैं ये बाद की बात है, ठीक है। समरी गई है नहीं गई है, इन सब की जो हवाई फायरिंग करते रहे, जिनके पास खबर नहीं थी, जो दिल में आता है वो बात करते रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का एक हसास तरीन इदारा है, उसकी तैनाती हो रही है, उसके ऊपर इन्होंने बातें बनाना शुरू कर दी और कहा कि जनाब इमरान खान साहब इंटरव्यू में क्या करेंगे कि तुम मेरे लिए काम करोगे। यानी कि अभी कोई बात हुई नहीं है और आप पहले से ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब जिन साहिबान को बुलाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये DGI इसलिए लगा रहे हैं कि ये मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा। अब दूसरी बात ये है कि अब इन सहाफ़ियों ने सब ने मिलकर ये ज़ोर लगाना शुरू कर दिया है कि किसी तरह से इमरान खान साहब पर ये एक प्रेशर बिल्ड कर दिया जाए कि इमरान खान साहब, नदीम अंजुम साहब हैं, उसको ही तैनात करेंगे। अगर उसको तैनात ना किया तो इमरान खान साहब की लड़ाई हो जाएगी और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं बचेगी, उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यानी कि ये सिर्फ इस बात को ज़ोर दे रहे हैं कि अब देखें क्या पता इमरान खान साहब ने नदीम अंजुम को लगाना भी हो, लेकिन ये ज़ोर इसलिए दे रहे हैं कि नहीं फिर तो अगर नदीम अंजुम को लगा दिया तो फिर इमरान खान साहब ने जो सारा स्टैंड लिया है, सारी बातें की हैं, ये सब फजूल हैं, ये नदीम अंजुम को ही लगाएगा, ये नदीम अंजुम को। यानी कि अगर नदीम अंजुम को ना लगाया फिर भी इमरान खान को तनकीद करेंगे, अगर लगा दिया तो कहेंगे जनाब ये तो पहले से तयशुदा था, ये सब कुछ ड्रामा किया गया। ये ज़ोर दिया जा रहा है ताकि इन ताल्लुकात को ख़राब किया जाए, दरारें डाली जाएं, इसमें चीज़ें निकाली जाएं ताकि हुकूमत कमज़ोर हो, कोई ना कोई लड़ाई मचे। इनका सिविल सुपरमेसी से लेना देना नहीं है, इनका एक ख़ानदान से लेना देना है, जो शरीफ ख़ानदान है उसके लिए ये काम करते हैं। वहीं से ये वजीफ़े लेकर उन्हीं की चापलूसी करके उनके लिए गाना गाते हैं, उनके लिए सुर बिखेरते हैं। बाकी अगर आप कहें कि सिविल सुपरमेसी के लिए काम करते हैं तो आपने इन 3 दिनों में इनको नंगा होते हुए देख लिया है। इनकी सिविल सुपरमेसी का बयानिया जो है वो आपने GHQ गेट नंबर 4 के सामने लटका हुआ देख लिया है कि भाईजान हम हाजिर हैं, आप हुक्म तो करें, आप आर्डर तो लगाएं। ये तो इमरान खान साहब ने करना था, इमरान खान साहब ने तो आपके साथ दगा दे दिया,
हम आपके साथ दगा नहीं करेंगे, आप हमें एक बार तो मौका दें। ये कैप्टन सफदर कह चुका है, क्योंकि मरीम ने जो बात नहीं करनी वो कैप्टन सफदर ने करनी है, जो नवाज शरीफ ने नहीं करनी वो शहबाज शरीफ ने करनी है, जो शहबाज शरीफ ने नहीं करनी वो नवाज शरीफ ने करनी है, जो मरीम ने नहीं करनी वो किसी और ने करनी है। तो ये आपस में बैठ के ये इनकी चीज़ें चल रही होती हैं कि आप बस आर्डर लगाएं, हम तो हाजिर हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात आपके सामने हैं कि अगर पाकिस्तान में मीडिया रेगुलेट होता है, जो मुंह उठा के दिल में जो आता है वो इल्ज़ामात लगा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कानून आ जाए, एक एक सहाफ़ी को 1 करोड़ का जब जुर्माना हो तो कोई मसला नहीं है, फिर ये एक जो है मिसाल सेट हो जाएगी। फिर कोई किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी कि वो इल्ज़ाम लगा सके। बात करें एविडेंस के साथ, मज़ा तब आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।